लोग बोलते हैं ना घाट घाट का पानी पिया है, आपने घाट घाट की चाय पी, सब रिसर्च करने के लिए। वो लोग आपको बोलते हैं कल आना, एंड दैट इज़ वेयर कुछ कुछ कस्टमर्स डिसकंटिन्यू हो गए। कि शुरुआत के दिन में बहुत सारी मुसीबतें रही होगी, राइट? और काफ़ी मेहनत की कि भाई ये जो सेल्स मेरे को दिया है उसमें ग्रोथ तो दिखना चाहिए, वरना मेरा एमबीए करना इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ फेलियर। पूरी जर्नी में आपके आसपास कोई ऐसा आदर्श व्यक्ति कि जिसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पे, बिजनेस पे हर हमेशा रहा हो? तो अप टू 10th स्टैंडर्ड मैं लिटरली ऐसा बोलता था कि यार मेरे साथ ये क्यों ऐसा गलत कर रहे हैं, क्योंकि तब पता नहीं था कि भाई ये क्यों हो रहा है, पर ही इज़ गॉड टू मी। मेरी उनकी अक्सर बात होती है तो वो मेरे को यही बोलते हैं कि भाई क्वालिटी पे फोकस करो, क्वालिटी पे। और मेरी डिबेट यही होती है कि मैं क्वालिटी बनाऊं किसके लिए, क्योंकि जो पीने वाला है वो तो है ही नहीं। कौन सा ऐसा कोई फैसला था कि जो आपके लिए बहुत ही मुश्किल था? 2016 से 19 3 years वर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि हम स्वागत करते हैं शो में सी सोमा भाई टी के पार्टनर हार्दिक जे पटेल का। हार्दिक जी, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। हार्दिक जी, आपके सफ़र के बारे में शुरुआत से बताइए। आपकी स्कूलिंग, आपके कॉलेज डेज और आपने फैमिली बिजनेस कब और कैसे ज्वाइन किया? मेरे स्कूल की बात करूँ तो मेरा बचपन पूरा हॉस्टल में बीता है जी। मेरे फैमिली में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तो उसकी वजह से मेरे सब बड़ों ने डिसाइड किया कि इसका अपब्रिंगिंग हॉस्टल में होना अच्छा है इसके लिए और इसके फ्यूचर के लिए। तो मेरा पूरा बचपन हॉस्टल में ही रहा है। और उसके बाद मेरे अंकल ने बोला कि आपको चाय में ही आगे बढ़ना है तो इसके लिए बेस्ट है कि आप कलकत्ता जाओ, क्योंकि कलकत्ता चाय का हब है। तो वहाँ चाय की काफ़ी नॉलेज मिल सकती है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। और उस वजह से मेरा फिर वापस मेरे को कलकत्ता 3 साल रहा था। मेरा जो चाय का कोर्स मैंने ज्वाइन किया था वो 1 साल का था, पर वहाँ जो मेरे अंकल थे जिनके यहाँ मैं रह रहा था, उन्होंने बोला कि अब आप यहाँ आए हो तो ग्रेजुएशन भी इधर कर लो। तो फिर वैसे 3 साल मैं वहाँ था कलकत्ता में, और उसके बाद मैं वापस अहमदाबाद आया। एंड 1 साल मैंने फिर थोड़ा ब्रेक लिया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन निरमा यूनिवर्सिटी से किया। ओके। और निरमा यूनिवर्सिटी के 2 साल एमबीए में करने के बाद मैंने ये बिज़नेस ज्वाइन किया था। ओके। जब आपने शुरुआत की तब आपका दिन कैसा रहता था? बिकॉज सब कुछ चेंज हुआ था, राइट? नया फील्ड था, तो आपका दिन पूरा कैसा रहता था ये नए फील्ड के साथ? यानी कैसा था कि जब जब मेरा वेकेशन होता था हॉस्टल में तब मैं आता था तो पापा के साथ ऑफिस जाता था। तो सब कुछ देखता था बचपन से कि क्या होता है, कैसे होता है, तो समझता था। पर इतना सब कुछ नहीं जानता था कि डे 1 से आई वुड जस्ट स्टार्ट कि मैं ये कर लूँगा या ये कर लूँगा। इतना ईजी नहीं था। फिर उसी टाइम पे काफ़ी फेमस लोग की स्टोरीज चलती थी, रतन टाटा जी की चलती थी, बजाज की चलती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा था कि इजी तो कुछ नहीं है, फील्ड वर्क, हार्ड वर्क है, वही आपको यानी रिवॉर्ड्स देंगे। तो मैं जैसे ही ऑफिस ज्वाइन किया, मेरे जो सेल्स स्टाफ थे उनके साथ मैं 2 व्हीलर पे निकल पड़ा कि यही सोच के कि फील्ड वर्क है तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। तो मैं उनके साथ करीबन 40 या 45 किटली वालों को और होटल वालों को मिला, जहां हम लोगों का चाय का सप्लाई था या तो नया करना था। और रेगुलर उनके फॉलोअप्स करता था कि भाई क्या है। अगर किसी ने बोला कि हम लोग किसी और की चाय यूज़ करते और चेंज करना नहीं चाहते थे, तो मेरे ऑफिस में मेरे अंकल ये कहते थे कि यू डोंट गिव अप। आप बार बार उसके पास जाओगे तो एक दिन वो शर्म से बोलेगा कि ठीक है चलो आपकी चाय मैं ट्राई करता हूँ। और वैसे ही मेरा सफ़र शुरू हुआ था। और उस टाइम पे आई थिंक मंथली 1000 kgs आई वॉज एबल टू सेल विद द सेल्स पर्सन। एंड तब मेरे को मेरे अंकल ने बोला कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है एज अ स्टार्टअप, क्योंकि इट्स नॉट ईजी गेटिंग अ सेल्स ऑफ 1000 kgs, इतना आसान नहीं है। So that is the first phase I started. Okay. लोग बोलते हैं ना घाट घाट का पानी पिया है, आपने घाट घाट की चाय पी, सब रिसर्च करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शुरुआत के दिन में बहुत सारी मुसीबतें रही होगी, राइट? पहले तो सिर्फ ऐसा था कि भाई सेल्स करना है। हाँ।
उसके साथ जुड़ी चैलेंजेस पता नहीं थी, हम्म। तो 1000 किलो बेच दिया। अब उस टाइम पे जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया था, प्रीमियम पर आसाम ब्लेंड का कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 240 रुपीज़ था पर केजी। ओके। तो करीबन 2,40,000 रुपए का माल तो बेच दिया। अभी पैसे नहीं आएंगे तो फिर बेचने का क्या मतलब है। ट्रू। तो फिर पार्ट आया कि भाई अभी जो चाय बेचा है उसका पैसा कलेक्ट करना है। और उसके बाद नई चैलेंजेस समझ में आई कि ओह ये भी एक होता है। वो लोग आपको बोलते हैं कल आना कल आना, एंड दैट इज़ वेयर कुछ कुछ कस्टमर्स डिसकंटिन्यू हो गए। और पूरा प्रोसेस समझ में आया कि यू हैव टू वर्क एवरी डे, नए कस्टमर्स बनाते रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जो आपको पैसे नहीं देंगे या आपको दे डोंट हैव अ गुड बिजनेस एथिक्स, या जो भी आप जैसे भी उसको पुट ऑन करो, पर वो चाय यूज़ करके फिर पैसे नहीं देते थे। अच्छा, ये जो पूरा स्ट्रगल का टाइम चल रहा था उस समय आपको आप पे भरोसा था कि ये जो पारिवारिक विरासत है आप उसको संभाल पाओगे अच्छे से? अभी भरोसा था या कोई ऑप्शन नहीं था, दोनों चीज़ थी। क्योंकि दो फैमिलीज़ के लिए मैं अकेला ही बेटा था फैमिली में, तो वो चाहते थे कि मैं सीखूं, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। और तब क्या है, कॉलेज में से जब निकले थे तो बाकी सब दोस्त ही बोले एक अमेरिका जा रहा है एक लंदन जा रहा है, तो हम भी चाहते थे कि भाई वहाँ जाएंगे, वहाँ कोई अलग लाइफ होगा। पर फिर समझ में आया कि वो ऑप्शन है ही नहीं। या तो फिर इधर ही रहे। और जो आपने भरोसे की बात की, तो फिर वो टाइम के साथ आया। इट वाज नॉट अ ओवरनाइट थिंग कि भाई आज उसको बोल दिया सब समझा दिया तो कल से ही विल डू लाइक दैट। गिरे पढ़े सीखे और वैसे आगे बढ़े। या जब स्ट्रगल का समय होता है तब इंसान गिरता है पड़ता है और आगे बढ़ता है, राइट। फैमिली बिजनेस है, राइट, और इतने लंबे समय से चल रहा है, विरासत है बोल सकते हैं। हाँ। तो उसमें कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी ताकत है। एक ही तरह का स्वाद सक्सेसफुली डिलीवर करना, उसके पीछे क्या क्या चलता है, कितनी मेहनत लगती है? व्हेन आई जॉइन इट वाज 2012। मैंने उन्होंने बोला कि 55 साल से खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि भाई क्वालिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम्म। आप उसको ओवरकम करो, बैड डेट्स को ओवरकम करो, आपके कॉस्ट को ओवरकम करो, पर टी टेस्टिंग में कभी भी दूसरे एक्सपेंसेस को इन्वॉल्व मत करो। ओके। देखो, कॉस्ट कटिंग की बात तो हुई, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपको जो सालों से चलती आ रही है रेसिपी उसको चेंज या तो उसमें कुछ इनोवेशन करने की इच्छा हुई हो? बिल्कुल हुआ, क्योंकि फिर कैसा हुआ, मेरे कुछ 5 साल हुए थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2018। और काफ़ी मेहनत की कि भाई ये जो सेल्स मेरे को दिया है उसमें ग्रोथ तो दिखना चाहिए, वरना मेरा एमबीए करना, इतना एजुकेट होके आना और फिर भी मेकिंग नो डिफरेंस टू द कंपनी, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ फेलियर। तो काफ़ी बार ऐसे ख्याल आया कि इसको कैसे रिवाइव करें, क्योंकि अभी मार्केट सिचुएशन कैसे है कि पहले कस्टमर मांगता था चाय, हाँ। क्वालिटी। अभी ऐसा है कि किस पे क्या मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रांड्स मार्केट में आज के दिन में जो है सब पे कुछ ना कुछ कंज्यूमर स्कीम चल रहा है। किसी पे प्लास्टिक का डिब्बा है, किसी पे कप सॉसर है, किसी पे शुगर है। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि ब्लेंड कॉस्ट एडजस्ट करके ये कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा। और काफ़ी कोशिश भी की, पर कभी भी वो ब्लेंड कॉस्ट ड्रास्टिकली एडजस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट पूरी करने की थी, अब जैसे कंज्यूमर को ऐसा है कि सस्ता नहीं चलेगा, वट एवर फ्री यू आर गिविंग, तो वो क्वालिटी होना चाहिए। अब क्वालिटी देना है तो इट कम्स अराउंड 20-30 रुपीज़ आइटम, तो वो दैट इज 10% ऑफ द ब्लेंड कॉस्ट। तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि 10% एडजस्ट करो और फिर भी वो क्वालिटी मेंटेन करो। ट्रू दैट। अच्छा, चाय के ऊपर तो लोग शायरियाँ लिखते, चाय के तो लोग दीवाने होते। सोमा भाई टी की ऐसी कौन सी खासियत है कि ग्राहक आंख बंद करके पहचान ले कि ये तो हमारे वाली ही चाय है? हम लोग जब टी टेस्टिंग करते हैं, ब्लेंडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फ्लेवर ऑफ टी। अभी हम लोगों के काफ़ी कस्टमर्स हैं जो आज भी आते हैं ना, एंड यू हैव योर शोल्डर्स अप दैट दिस इज़ व्हाट यू हैव अचीव्ड। तो काफ़ी जज है, रिटायर्ड जज है, वो लोग सालों से हमारी ही चाय पीते हैं और वो हमको यही कहते हैं कि भाई ये हम लोग दूसरी ब्रांड्स में नहीं पाते, तभी हम लोग यही यूज़ करते हैं। तो आप कुछ भी करो, हमारा क्वालिटी हमको देते रहना बस,
ट्रू। जब इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तब कैसा फील होता है? बहुत प्राउड फील होता है, तब समझ में आता है कि भाई अरे जो अंकल बता रहे थे कि ब्लेंड एडजस्ट नहीं करो, उसकी वैल्यू क्या थी, तो वो ये थी कि भाई 30 साल 35 साल से जो कस्टमर है वो आज भी आपकी ऑफिस या शॉप पे आता है चाय खरीदने। आज इतना ट्रैफिक हो गया है शहर में, जी। फिर भी वो लोग वो डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं क्योंकि उनकी दिन की शुरुआत होती है चाय से। हाँ। और वो चाय ही अगर ठीक नहीं है तो फिर क्या मतलब है। तो तभी अच्छा लगता है कि यू हैव अचीव्ड दैट, कि भाई आप किसी और का दिन शुरू हुआ अच्छे कप से। यस। देखो, चाय अच्छी बनती है तो दिन अच्छा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने तो ऐसे भी लोग देखे कि चाय अच्छी नहीं बनी तो फिर दोबारा बनाएंगे, अच्छी चाय होगी तो दिन भी अच्छा जाएगा। बिल्कुल। और ऐसे स्वाद को बरकरार रखने में, लेगेसी बरकरार रखने में बहुत कठिन फैसले भी लेने पड़ते होंगे आपको। कौन सा ऐसा कोई फैसला था कि जो आपके लिए बहुत ही मुश्किल था? 2016 से 19 3 years वर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि कंपटीशन बहुत थी, नई ब्रांड्स एंटर कर रही थी, मल्टीनेशनल ब्रांड्स एंटर कर रही थी। अब जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि उनके साथ लड़ने के लिए या compete करने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या था कि भाई मैं पैसा कहाँ से लाऊं, ट्रू। और मेरे को साथ साथ में क्वालिटी भी एडजस्ट नहीं करनी है। तो उस टाइम पे दोनों जगह से एडजस्ट करके ऐसा किया कि क्वालिटी मेंटेन करके भी ब्लेंड कॉस्ट थोड़ा कम किया, मार्केटिंग में बहुत एक्सेसिव स्पेंड नहीं किया। और वो 3 साल ऐसा था कि लगातार ग्रोथ नहीं था, सेल्स मेंटेन था, पर ऑन बुक्स लॉस था, क्योंकि आपको कंज्यूमर को खुश भी रखना था, जो अगेन कंज्यूमर स्कीम या ऐसा कुछ देके, और साथ में क्वालिटी भी मेंटेन करना था। तो वो 3 साल ऐसे थे कि जब बुक्स पे लॉस आते हैं यू डोंट लाइक इट, आपको ऐसा लगता है कि यू वर्क सो हार्ड, end of the year when March comes you realize that you know you have made such a big loss. True. तो वो 3 साल बहुत डिफिकल्ट थे। हार्दिक जी, बढ़ते हुए बिजनेस के साथ आपको कितने सबक मिले, या तो फिर बिजनेस के साथ सबक भी बढ़ते गए? बढ़ते गए, एवरी डे देयर वाज अ न्यू लर्निंग। जैसे मैंने आपको बोला कि बीच में ऐसा फेज आया जहाँ ऐसा लगा कि भाई कंज्यूमर स्कीम देंगे तो ही ग्रोथ मिलेगा, और वो कोशिश भी की और कुछ हासिल नहीं हुआ, बुक्स पे लॉस थे। उसके बाद वापस क्वालिटी पे फोकस किया, वापस वो जर्नी स्टार्ट की और वापस सक्सेस मिला। तो बिजनेस में ऐसा है कि हर रोज़ एक नया दिन है, और काफ़ी दिन ऐसे भी आते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है। अच्छा। और कहता है कि मैं इतना सेल कर लूँगा, एंड यू टेक दैट रिस्क। और अभी चाय के मार्केट में या एनी FMCG प्रोडक्ट में सबसे बड़ी चैलेंज ये है ना कि सबको क्रेडिट पे देना पड़ता है। ओके। दुकान वाला बोलता है कि भाई 30 days क्रेडिट। तो एक तरफ ये है कि सेल्स मिल रहा है, और एक तरफ दिमाग में ये भी है कि वो 30 दिन के बाद अगर वो पैसा नहीं आया तो क्या। तो वो काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी चीज़ें सीखे, फिर पता चला कि गवर्नमेंट ने अपना सब सिस्टम चेंज किया है, तो फिर सिक्योरिटी चेक लेना शुरू किया। अच्छा। और फिर काम करना शुरू किया। ओके। तो ऐसे काफ़ी लर्निंग्स थे, एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग। अच्छा, तो जो लर्निंग स्टेज था तब वो 30 दिन के बाद पैसे आ ही जाते थे या नहीं आते थे? नहीं आते थे। काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए कि यू हैव टू फाइट। ओके। एंड फिर वो जो कस्टमर होता है वो बोलता है कि मैं फंस गया हूँ, सो यू अगेन गेट इमोशनल विद हिज प्रॉब्लम्स। और फिर काफ़ी बैड डेट्स और ये सब हुआ, बिकॉज आखिर में तो इंसान ही है। हाँ। उसको अब 50,000 रुपए के लिए किसी को सूली तो चढ़ा नहीं सकते। ट्रू दैट। तो फिर उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा कोई इंसिडेंट्स हो तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? मैं नाम के साथ तो नहीं बोलूँगा, हाँ। पर हाँ बिल्कुल ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स थे। एंड फिर उसको हम लोग ग्रेजुअली कैसे किए कि भाई वो बोलता है कि मैं आपको महीने का 4,000 भिजवाऊंगा। अच्छा। फिर वैसे एडजस्ट किया। सो एट दैट टाइम यू फॉरगेट कि भाई इंटरेस्ट लॉस है या क्या है, यू जस्ट कंसीडर कि भाई हाँ पैसा वापस आने वाला है। ट्रू। हार्दिक जी, अभी चाय का मार्केट तो बहुत ही बड़ा है, बहुत सारी ब्रांड है, तो ये मार्केट में आप सी सोमा भाई ब्रांड को कहाँ पे देखते हैं? अभी कुछ साल पहले की बात है, जब हम लोग यानी सब गुजरात के टी ट्रेडर्स ऐसे कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि गुजरात में क्या है, कस्टमर्स को क्वालिटी चाहिए। हाँ। और वो सप्लाई सिर्फ लोकल ट्रेडर्स ही दे पा रहे थे। जैसे हम हैं, दूसरी कंपनी है जो गुजरात से कनेक्टेड है, और कभी भी गुजरात के कस्टमर्स कोई मल्टीनेशनल ब्रांड खरीदते नहीं थे। पर
अहमदाबाद में और गुजरात में रिसेंटली इतना माइग्रेशन हुआ, पूरा शहर इतना एक्सपांड हो रहा है, तो माइग्रेशन के साथ क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज को एंट्री मिल गई। और अब ऐसा चैलेंजेस दिख रहा है कि भाई अभी लोगों को क्वालिटी से ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है, और अवेलेबिलिटी के साथ कि भाई किस पे क्या मिल रहा है, क्योंकि वो तो अब बेसिक हो गया। पहले क्या होता था, जब मेरे अंकल बताते थे कि पूरे साल में दिवाली आती थी, और तब हम लोग क्या है, कैलेंडर बनाते थे, और उस टाइम पे वो कैलेंडर चलता था, एवरी डे यू पिक पास डेट, ऐसा शुभ लाभ वो हाँ, भी बस जो घड़िया वाला आता था, वही चलता था। हाँ हाँ, ट्रू। और जब मैं 2012 में ज्वाइन किया, तब उन्होंने ऐसा बोला कि फिर वो फेज आया था कि हर दिवाली पे वी वुड पुट सम कंज्यूमर्स की। आज के दिन में ऐसा है कि हर महीने या हर रोज क्या दे सकते हैं, हाँ, उसके बिना आपका चाय नहीं बिकेगा, अच्छा, ऐसा हो गया है अभी। तो चैलेंज जब आपने स्टार्ट किया जर्नी तब ज्यादा थे या अभी ज्यादा है? अभी ज्यादा है, अभी ज्यादा है, क्योंकि कंपटीशन और बढ़ गई। जो पहले मल्टीनेशनल कंपनीज को एंट्री नहीं मिल रही थी, वो अभी रिसेंटली न्यू माइग्रेंट्स और न्यू पॉपुलेशन की वजह से अभी उनको प्रेफरेंस मिलने लगा। जैसे वर्ड ऑफ माउथ काम करता है। अभी आपके कोई फ्रेंड है, मानो बॉम्बे से आए हैं, उन्होंने कोई ब्रांड की और आपको बोला कि भाई ट्राई दिस, दिस इज गुड, तो वो धीरे धीरे वो कस्टमर बेस शिफ्ट हो रहा है। जो पहले उनको एंट्री नहीं थी, अब ऐसा है कि दे आर फाइटिंग नेक टू नेक ऐसा। जी, हार्दिक जी, इतने समय में मार्केट में आपका ग्राहक वर्ग कौन सा है, जो टारगेट ऑडियंस होती है वो कौन से वाली है? अभी तक तो मेरा, यानी हम लोगों का बिजनेस क्या है, ओवर द इयर्स वी सेपरेटेड, क्योंकि 2 फैमिलीज थे, तो मेरा ज़्यादातर बिजनेस मॉडल ऐसा है कि मेरे खुद के कंपनी आउटलेट्स है, जहाँ से सिर्फ हमारी चाय मिलती है, और उसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूशनल सेल्स है, जैसे किटली वाले, होटल वाले, वो सब ज़्यादातर है। और हम लोगों का मेजर मार्केट सौराष्ट्र में है, क्योंकि सौराष्ट्र में कैसा है कि जब शुरू किया था 48 में दादाजी ने, तब से वहाँ से हमको काफ़ी क्रेडिट मिला है और वैल्यू मिला है कि भाई क्वालिटी तो यही है जी। तो अभी वो सब धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, और अभी टारगेट ऑडियंस क्या है कि भाई आपको घर पे मिल जाना चाहिए। हाँ, यू डोंट हैव टाइम टू इवन गो टू अ रिटेल स्टोर। ट्रू। अभी काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग और सब चल ही रहा है, तो उसमें भी प्रेफरेंस नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी कंपनीज है जो लिस्टेड है। हाँ, तो वो प्लेटफॉर्म ऐसा बोलता है कि और कितनी कंपनी लिस्ट करे, और लिस्ट करे तो फिर आपको इफ यू आर नॉट एबल टू सेल, यू आर ऑक्यूपाइंग आवर स्पेस, राइट। यू अगेन पे कॉस्ट फॉर दैट। ओह, सो दोज आर द चैलेंजेस रिसेंटली, बट अभी पिछले 1-2 साल में टारगेट ऐसा रहा है कि कस्टमर्स को घर तक चाय मिल जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, हर रोज एक नई लर्निंग है। तो अभी की लर्निंग क्या है, दैट दुकान वाला 15% मार्जिन के बिना काम नहीं करता है। सो पुट इट इनटू कैलकुलेशन, 75 रुपीज पर केजी वो मेरे से मांग रहा है मेरा चाय बेचने के लिए। अब 75 रुपीज के कॉस्ट में तो मैं कस्टमर के घर पे चाय दे के आ सकता हूँ। राइट, सो दैट इज द न्यू थिंग वी आर कंसिडरिंग राइट नाउ। हाँ, और उसके अगेन वो थॉट या वो आइडिया कस्टमर तक पहुंचाने की बात है, तो अभी वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ओके। इतने लंबे समय से जो बिजनेस चल रहा है, उसमें ग्राहक के जिस तरह से फीडबैक मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, तो आपको कैसा फील होता है कि जो धरोहर शुरू हुई थी वो आज कहाँ तक पहुँच गई है? काफ़ी अच्छा फील होता है जब कस्टमर बोलता है कि आपके जैसी चाय नहीं पी अभी तक ये यूज़ कर रहे थे, और आपकी यूज़ की तब पता चला कि भाई क्या है। क्योंकि चाय कैसा, इट्स अ ह्यूज मार्केट, इट्स अ ह्यूज, देयर इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, काफ़ी लंबी प्रक्रिया है कि आपने चाय पत्ती कैसे तोड़ी, कौन सी तोड़ी, अच्छा। कैसे बनाई। अभी वो सब चीज़ के बाद कस्टमर तक फाइनल प्रोडक्ट अगर प्रॉपर पहुंचेगा तो तभी आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, और वो हम लोगों को काफ़ी मिलता है। तो इट मेक्स यू फील प्राउड दैट, क्योंकि हर रोज़ क्या है, हम लोग 200 कप 300 कप टेस्ट करते हैं, और उसके बाद ये ब्लेंड बनाते हैं जो कस्टमर तक पहुंचता है। और काफ़ी लोगों का थिंकिंग ऐसा होता है कि भाई कंपनी है, वो तो अपना कर रही है, अपना प्रॉफिट ले रही है, बट प्रॉफिट इज जस्ट वन थिंग। जो पूरी प्रोसेस डे टू डे इन्वॉल्व है, क्योंकि ये 200-300 कप हर रोज ही टेस्ट करना पड़ता है, अच्छा, तब जाके सप्लाई पूरा कर पाते हैं। तो तब कोई अगर ऐसा बोलता है कि
हम लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है कंपेयर टू अदर कंपनी, तो बहुत प्राउड फील होता है कि चलो कोई है जो अभी भी क्वालिटी समझता है। ट्रू दैट। सी क्वालिटी की बात हो रही है तो अभी तो मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप की चाय की ट्रेंड चल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक जो पारंपरिक चाय है उसका स्वाद बरकरार रखना कितना कठिन है और कितना चैलेंजिंग? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे हम लोगों के लेवल पे हम लोगों को कंपटीशन का प्रॉब्लम है, तो टी गार्डन्स के लेवल पे उनको नेचर, बारिश, ये सब के प्रॉब्लम्स है। अच्छा। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे अंकल ने टी टेस्ट करके बताया, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था और जो चाय टेस्ट की थी वो तो अब बनती नहीं है। ओह। सो दोज आर द चैलेंजेस कि भाई वो नहीं बनती है। अभी मानो वो बनती भी है तो प्रोक्योर किसके लिए करें, क्योंकि कस्टमर को क्वालिटी से ज़्यादा क्या फ्री मिल रहा है उस पर इंटरेस्ट है। या तो एग्जैक्टली। कितनी मेहनत करे, कब करे, किसके लिए करे, ऑल दोज क्वेश्चंस कम टू माइंड एवरी डे। राइट। तो ये सारे ट्रेंड के बीच में कभी मॉडर्न दिखने का प्रेशर आता है या फिर आपको पारंपरिक टी ही ज्यादा पसंद है? अभी इसमें भी दो थॉट्स है। जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोगों का हाईएस्ट सेलिंग मार्केट सौराष्ट्र है। या आप बिलीव नहीं करोगे, सौराष्ट्र में आज भी हम लोगों का प्रोडक्ट वही पेपर पैकिंग में जाता है। हम लोगों ने कोशिश की कि भाई इसको पॉली पैक में करें जिससे क्वालिटी मेंटेन रहे, और कस्टमर अगर आज खरीदता है और महीने बाद खोलता है तो भी उसको वो फ्रेशनेस मिले। पर सौराष्ट्र ऐसा मार्केट है कि उनको ऐसा ही है कि जो ओरिजिनल है वो वही है जो पेपर में आता है। तो वो एक चैलेंज है कि भाई हम लोगों को पैकिंग भी दो मेंटेन करने पड़ते हैं कि सौराष्ट्र के अलावा जितना भी सेल्स है वो हम लोगों का पॉली पैक में जाता है। हाँ। अभी जो पेपर पैक है, टू बी फ्रैंक, टू बी रियल, वो आज के जनरेशन में बोलूँगा कि ये मेरी चाय है, बोलेगा वो भाई तू जहाँ बेचता है वहाँ बेच, मैं ये नहीं ले सकता। ऊपर गुजराती में लिखा है, ब्राउन पेपर है, बोले ये क्या क्वालिटी देते होंगे। सो दोज आर द टू साइड्स ऑफ दिस, कि वो सौराष्ट्र वाले ये बोलते हैं कि ओरिजिनल वही है जो ये है, और आज का जनरेशन जो अपने शहरों वाला है वो बोलता है ये कैसी पैक है। तो तब ऐसा हुआ कि हम लोगों ने पैकिंग अपग्रेड की, और अभी उस सिचुएशन में है कि दोनों पैकिंग मेंटेन करते हैं। ओके, सो पैकेजिंग के साथ माइंडसेट भी बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल बदलता है। देखिए, आपने जब फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था तभी भी बिजनेस सक्सेसफुल तो था ही, बिल्कुल अभी भी सक्सेसफुल है, लेकिन दोनों समय पे सक्सेस की व्याख्या क्या रही, डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस देखिए, मैं मेरे अंकल की जर्नी तो पूरी तरह नहीं समझा पाऊंगा, पर मुझे ये मालूम है कि उन्होंने पूरे एथिक्स से और ट्रांसपेरेंसी से उनका फेज पूरा बिजनेस चलाया जी। और मेरे में अलग चैलेंजेस है। जैसे मैंने आपको बोला, मार्केटिंग है, कंज्यूमर स्कीम है, उसके साथ साथ क्वालिटी भी करनी है। तो इन टर्म्स ऑफ सक्सेस आई थिंक उनका सक्सेस कभी मैं मैच कर नहीं पाऊंगा जी। क्योंकि वो क्वालिटी तब बनती थी और वो बिकती थी और लोग को वो चाहिए थी। हाँ। और आज वो परख कम हो रही है। मेरी उनकी अक्सर बात होती है, तो वो मेरे को यही बोलते हैं कि भाई क्वालिटी पे फोकस करो, क्वालिटी पे। और मेरी डिबेट यही होती है कि मैं क्वालिटी बनाऊं किसके लिए, क्योंकि जो पीने वाला है वो तो है ही नहीं। जिसको क्वालिटी की परख है वो तो दिख ही नहीं रहे अभी। कि जो बोले कि भाई मैं आ रहा हूँ तुम्हारी चाय लेने, क्योंकि बाहर ऐसी नहीं मिलती है। सही बात। तो वो दो चैलेंजेस है। और इन टर्म्स ऑफ सक्सेस मैं बोलूँगा कि देखो, पैसा तब मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। हाँ, उस टाइम पे थिंग्स वर मोर क्लियर, मोर गुड, मोर ट्रांसपेरेंट। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जी। हार्दिक जी, आप लास्ट 13 ईयर से ये बिज़नेस में इन्वॉल्व है, इतने अच्छे से आगे लेके जा रहे हैं बिज़नेस को, लेकिन फ्यूचर की बात करें तो ये ब्रांड की कौन सी ऐसी बात है जो आपको एक्साइट करती है ब्रांड के फ्यूचर को लेकर? अभी जैसे मैंने आपको बोला कि ई कॉमर्स बहुत चलता है, तो अभी शुरुआत तो वो की है। और जैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस हो रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि जितनी मेहनत मैं अभी कर रहा हूँ, जल्दी वो चीज़ को मेरे को अलग तरह से अपग्रेड करना पड़ेगा। कल जो कस्टमर मेरे शॉप पे आके मेरे सामने, अपने सामने वो चाय लेके जाता था, वो उसके पास वो वक्त आज नहीं है। तो आज मैं चाय लेके उसके घर जा रहा हूँ। अभी मुझे जिस चीज़ का डर भी है और एक्साइटमेंट भी है, वो ये है कि कल उठ के मैं फाइनल प्रोडक्ट ही लेके उनके घर जाऊंगा कि लीजिए आपका टाइम हो गया चाय का, चाय पीजिए। एंड वो लोग शायद, उनको क्या दाना, क्या डस्ट,
क्या चाहिए शायद उनकी ज़रूरत ही नहीं होगी, ऑल दे वांट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो गई है। ट्रू, फ्यूचर की बात चली रही है तो ये भी बता दीजिए कि 2050 में आप कंपनी को कहाँ देखते हो? 2050 में मैं चाहता हूँ कि अहमदाबाद में, इनफैक्ट पूरा गुजरात में एक ही नाम हो, सी सोमाबाई टी, बिकॉज क्वालिटी के लिए बहुत मेहनत की है, एंड दैट इज द विजन कि भाई एक दिन ऐसा है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन फील्स दैट दिस इज द राइट प्रोडक्ट, दिस इज द ओनली राइट प्रोडक्ट। ट्रू। अच्छा, नाउ फिनिश द सेंटेंस। सी सोमाबाई चाय इज क्वालिटी टी। क्वालिटी Perfect. टी इसलिए क्योंकि सालों से वही एक प्रायोरिटी रही है, यानी दादाजी ने भी वही किया, अंकल ने वही किया, और मुझे भी वही सिखाया गया जी। है। सो क्वालिटी इज ऑलवेज गोइंग टू स्टे विद सी सोमाबाई टी। सी सोमाबाई इज ऑल अबाउट क्वालिटी टी। ट्रू। अच्छा, आपकी बात करें तो 20 साल पुराने हार्दिक जी को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? अभी ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो वक्त बदल नहीं पाऊंगा, हाँ। और सिर्फ सोच ही सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे जो मेहनत क्वालिटी पे की, उसको थोड़ा बहुत ब्रांडिंग और प्रमोशन पे भी सोचना चाहिए था। प्रॉब्लम ये थी कि ब्रांडिंग कॉस्ट और वो बहुत ऊंचा था, और क्वालिटी और ब्लेंड एडजस्ट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। पर आज के दिन में देखता हूँ तो अपॉर्चुनिटीज थी, जैसे कोई इन्वेस्टर था तो वो ये ब्रांडिंग वाला पार्ट कवर करके ब्रांड लिफ्ट करने में हेल्प कर पाता, जो उस टाइम पे दिमाग में नहीं था, या वो उस टाइम पे लाइमलाइट में नहीं था कि भाई ऐसा भी कोई चीज़ होता है। तो यस, गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई वुड गो बैक उन दिनों में, एंड आई वुड सर्च फॉर समवन हु बिलीव्स इन दिस ब्रांड। एंड मेरा पहले से ऐसा नेचर भी है कि भाई नॉट रिस्किंग anyone's money, because everyone's money is hard earned। ट्रू दैट। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई आपको बोला कि भाई इसमें 50 लाख डालो, ये ब्रांड लिफ्ट हो जाएगा। एवरी कैलकुलेशन कम्स इनटू एक्शन। और हाँ, पर गिवन अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि इन्वेस्टर पार्ट अगर होता तो आज शायद मैं जो हूँ वहाँ से दुगना होता। अगेन अ थॉट, Yeah. नथिंग कैन बी चेंज, द पास्ट इज गॉन, इट कैन नॉट बी चेंज। अभी उन दिनों की बात चल रही है तो ये भी जानना चाहूंगी कि मान लो आपने आज ही कॉलेज खत्म किया है, तो क्या आप वही रास्ता चुनते जो पहले चूज किया था, या फिर कुछ नया ही करते? लाइक लाइफ लेसन की बात कर ले या फिर बिजनेस की बात कर ले। थोड़ा डाइवर्सिफाई होता, क्योंकि अल्टीमेटली रनिंग अ फैमिली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ट्रू दैट। एंड इनकम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। आज की महंगाई में अगर सब कुछ एक ही बिजनेस पे डिपेंडेंट है ना, तो दैट इज अ मेजर रिस्क, क्योंकि आज चल रहा है, नहीं कल नहीं चलेगा, वो क्वेश्चन हमेशा ही रहता है। और काफ़ी रिस्क भी है, एवरी डे देयर आर लॉट ऑफ रिस्क कि भाई ऐसा हो सकता है, होता नहीं है पर हो सकता है, तो एक ऑप्शन बी होना ज़रूरी। तो ऐसा लगता है कि भाई उस टाइम जब कॉलेज ख़त्म किया होता तो आई शुड हैव थॉट ऑफ वन प्लान बी, कि भाई आगे चल के 15 years डाउन द लाइन व्हाट इफ थिंग्स आर नॉट एज पर द प्लान, तो एक ऑप्शन बी होना ज़रूरी था। ट्रू दैट। अच्छा, टी का जो बिजनेस है वो बहुत ही कम्पिटिटिव है लेकिन प्रॉफिटेबल भी है। सो बहुत सारे न्यू कमर्स आ रहे हैं, राइट? बहुत सारे नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? मेरा एडवाइस ये है दैट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस, क्योंकि आप सुबह उठोगे तब शाम को सोओगे तब तक आप बोर नहीं होगे। यू विल नॉट हैव अ मिनट वेर यू से कि यार अब मैं क्या करूँ, कंटाला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिकॉज इन द मॉर्निंग, जैसे मैं मेरे रूटीन की बात करूँ तो मेरा पार्ट क्या है कि भाई फर्स्ट हाफ टी टेस्टिंग पार्ट, जैसे मैंने आपको बोला 300 कप्स अ डे, सो 300 Till now? यस 300 कप्स अ डे इज नॉट इजी कि भाई आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। इट विल टेक योर फर्स्ट हाफ। फिर उसके बाद द सेकेंड पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशंस, कि भाई अकाउंट्स की क्या चैलेंज है, सेल्स की क्या चैलेंज है, मार्केटिंग में क्या इश्यूज है। तो वो सब होते होते बाय द टाइम यू सी कि भाई मैं कोई बुक पढूं तो घड़ी में ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, और 6 बजे यानी मेरा रूटीन ऐसा है कि फैमिली टाइम है। अच्छा। तो इट नीड्स नॉट बी एडजस्टेड विद एनी अदर थिंग ऐसा। ओके। तो मेरी सजेशन ये है कि इट्स इंटरेस्टिंग बिजनेस, जस्ट बी प्रिपेयर्ड दैट इट इज़ नॉट इजी बिजनेस, कि भाई हाँ चलो
मार्जिन है, पैसा है तो आ जाएगा. इट्स नॉट इजी. गुजरात की हिस्ट्री अगर कोई स्टडी करेगा तो जानेगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां आई, गिव अप करके गई, छोटे छोटे लोगों ने स्टार्ट किया, गिव अप करके गए, क्योंकि वो एवरीडे प्रोसेस है. इट्स नॉट वन टाइम प्रोसेस कि आज किया और या चलो एक साल किया फिर अपने आप सब ऑटो मोड पे चलेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. या बिकॉज गुजरात में पैसा बहुत है, लेकिन गुजराती लोग पैसा खर्च भी बहुत सोच समझ के करेंगे. बिल्कुल, बिल्कुल. क्वालिटी होगी वहीं पे पैसा निकलेगा. बिल्कुल बिल्कुल. हार्दिक जी, ये पूरी जर्नी में आपके आसपास कोई ऐसा आदर्श व्यक्ति कि जिसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पे, बिजनेस पे हर हमेशा रहा हो? मेरे लिए तो खैर वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति नहीं, मेरे लिए तो वो भगवान ही है, सच बोलूँ तो. क्योंकि कैसा था कि मैंने एक बार उनको कोर्स भी दिया. जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा लाइफ शुरू ही ऐसे हुआ था कि हॉस्टल में. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार 5 साल का बच्चा हर बार हॉस्टल भेज देते हैं, 3 महीने वैकेशन में जो भी एंजॉय करते वापस सब घर में मस्ती में होते हैं, एंजॉय कर रहे हैं और वापस हॉस्टल जाने का टाइम. तो अप टू 10th स्टैंडर्ड मैं लिटरली ऐसा बोलता था कि यार मेरे साथ ये क्यों ऐसा गलत कर रहे हैं, क्योंकि तब पता नहीं था कि भाई ये क्यों हो रहा है. पर ही इज़ गॉड टू मी, क्योंकि उनके वो डिसीजंस, आज मेरी एज 39 हुई, पर वो डिसीजन जो उन्होंने मेरी 5 साल की उम्र में लिए, आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, उनके डिसीजंस की वजह से हूँ. तो मेरे लिए लाइफ में 2 इम्पोर्टेंट लोग हैं. एक है मेरे अंकल, जो मैं काफ़ी बार मेंशन कर चुका हूँ. वो मेरे बड़े पापा है और उन्होंने ही मेरे लाइफ के सब डिसीजन लिए एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. यानी टुडे ही इज 75 प्लस बट ही वुड नॉट एक्सपेक्ट कि भाई मेरा ये काम करे या वो काम करे. उन्होंने बिना एक्सपेक्टेशन के किया, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई बड़ा ऐसा नहीं था जो मेरे डिसीजंस लेता. तो ही इज गॉड टू मी. और उसके बाद मेरे फूफा जी है जो काफ़ी वैसे स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ पर्सन है, बट he has his own way of communicating message. He will just give you a message. It is up to you, you take it or not. Okay. तो लाइफ में काफ़ी गिरा पड़ा और तब वो खड़े थे चैलेंजेस में कि भाई दिस इज व्हाट यू शुड डू, इट इज अप टू यू, यू डू इट और नॉट, बट दिस इज व्हाट यू शुड डू. तो those two people they do a lot of thing. and again अभी recent years में माई वाइफ, क्योंकि वो क्या है कि अपने ऐसे भटकते हैं ना, तो वो ऐसे हाथ पकड़ के वापस खींचती है कि भाई गलत जगह जा रहे हो. सो यस. आपके आदर्श की बात हुई है, आपका नज़रिया जान लिया मैंने, लेकिन उनका नज़रिया क्या है आपको लेकर? अभी उनका भी सिमिलर ही होगा, आई एम श्योर. क्योंकि 20-22 साल तक तो मैं ऐसा था कि no one would want me as a brother, no one would want me as a son, no one would want me as a friend. इतना बदमाश था. फिर जैसे जैसे लाइफ ने सिखाया, सीखना इम्पोर्टेंट है. आई थिंक लाइफ एंड वाइफ बोथ. तो सीखना इम्पोर्टेंट है कि यू नो you'll get lessons everywhere, but to take it and learn it is important. तो मुझे लगता है आज मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वो फूफा जी और बड़े पापा साथ में ही बैठे थे and I saw them discussing कि now you know this fellow has got on track and he is doing wonders. और मैं ऐसे देख रहा था and खुश हो रहा था, you know, blushing inside कि हाँ भाई चलो अभी कुछ ऐसा किया है कि कोई अपने से खुश है. हाँ ये बहुत फुलफिल फीलिंग है. हाँ बहुत. ट्रू. देखो अभी ना माचा का ट्रेंड चल रहा है, बबल टी का ट्रेंड चल रहा है, इसके अंदर आप ट्रेडिशनल टी को कहाँ देखते हो? मैंने जैसा आपको बोला, टी इज ऑलवेज गोइंग टू स्टे. About matcha I don't have much knowledge. About bubble tea I know. I even tried to step in. मैंने कोशिश की कि मैं ये चीज़ इंडिया में निकालूं या कुछ इसके साथ अनोखा करूं, पर ओवर द इयर्स मैंने देखा है सबसे पहले टी बैग्स आए, उसके बाद आए प्रीमिक्सेस, उसके बाद आया बबल टी, अभी माचा. एवरीथिंग हैज़ कम एंड गॉन और अ वेरी निश मार्केट. आपको मैं पूछूंगा चाय पे, बोले हाँ गैस पे बना के पिलाने वाला हो तो पिला. सो दैट इज व्हाट इज देयर, वाज देयर एंड विल ऑलवेज स्टे. हाँ उसका भी अभी एक नया इनोवेशन चल रहा है कि भाई आपको बॉटल में ही वो चाय मिल जाएगी. यू कैन स्टोर अप टू आई थिंक 30 days और समथिंग. अच्छा. तो सिर्फ गर्म करके पी लो. और ये कब तक इनोवेशन रेडी हो जाएगा? इट्स ऑलरेडी देयर इन US. Okay. And some Indian ladies running the show. Okay. और
मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट अगेन देयर क्लाइमेट कंडीशन इज डिफरेंट, देयर स्टोरेज, देयर शेल्फ फैसिलिटी इज डिफरेंट। राइट। तो वो इधर जैसे लोगों की लाइफ बिजी चल रही है वो कभी भी हो सकता है, पर अपने यहाँ एक प्रिविलेज है हाँ। कि हर कमर्शियल बिल्डिंग के नीचे एक किटली वाला है। हम्म तो मुझे ऐसा लग रहा है वो हमेशा रहेगा। जो घर का पार्ट है, हम्म जहाँ मेहमान आए और ऐसा हुआ कि भाई चाय बना के पिलाना है, हाँ। जो पहले लोग एज अ उसको एक्साइटमेंट लेते थे, अब उसको एज अ टास्क लेते हैं कि भाई ये करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो गई है, हाँ। मिलियंस ऑफ थॉट्स आर गोइंग ऑन इन माइंड। और वो घर पे आए हैं, आपको चाय बनाना इसलिए नहीं पसंद क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस है जिसको आपको आंसर करना है, उस बीच चाय बनाने का काम आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है आगे चल के ये चाय जो आज दाना और 10 चाय खरीदते हैं उसकी जगह सीधा फाइनल प्रोडक्ट ही आएगा, ऐसा मेरा मानना है। हार्दिक जी, ये पूरी जर्नी के दौरान कोई ऐसी मूवी या कोई ऐसी बुक कि जो आपके व्यवसाय के लिए, आपके जीवन के लिए पथदर्शक बनी हो? मैंने ये अभी रिसेंटली कंपाउंडिंग इफेक्ट की एक बुक पढ़ना शुरू किया। आई एम नॉट अ गुड रीडर, मेरे को बुक पढ़ना पसंद नहीं है, 2 पेज पढ़ता हूँ मैं बोर हो जाता हूँ। कंपाउंडिंग इफेक्ट मैंने पढ़ी पूरी, आई थिंक इन 3 सिटिंग्स। तो मुझे लगता है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मुझे ये बुक शायद 20 साल पहले मिली होती तो आई वुड हैव एक्सपांडेड माय वेल्थ और मल्टीप्लाइड इट इन अ डिफरेंट वे। वो रिस्क फैक्टर काफ़ी एलिमिनेट हो जाते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। तो दैट इज़ द बुक आई वुड प्रेफर कि भाई यू शुड रीड इट। ट्रू ट्रू ओके। जब आपने शुरुआत की थी तब आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? बिकॉज आई डोंट नो आप चाय पीते थे या नहीं पीते थे, लेकिन हर बार प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना, क्या ऐड करना है, क्या कम है इसमें, इट्स रियली डिफिकल्ट टास्क। हाँ, आई रिमेम्बर दोज डेज। बहुत फनी था क्योंकि नए नए थे, एंड यू आर देयर 30 कप्स, हम लोगों का एक बैच 30 कप्स का होता है। तो एक कप टेस्ट करे एंड यू हैव अंकल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, तो बोले कि इसमें क्या लगा, एंड इट्स लाइक जो टर्म एग्जाम आता था ये तो हर कप एग्जाम है। और ऐसा लगता था कि अगर सही नहीं बताया तो फिर ऐसा बोलेंगे कि इतने दिन से सीखे क्या। तो वो एक प्रॉब्लम था, बट फिर पता चला कि 6 months डाउन द लाइन यू स्टार्टेड टू फाइंड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड फिर वो बोलते थे, उससे पहले हम लोग बोलते थे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, या ये इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छा है, इसका ये बहुत अच्छा है। तो हाँ, स्टार्टिंग में काफ़ी चैलेंज रही थी। और टी टेस्टिंग में भी क्या है कि उसके काफ़ी पैरामीटर्स है। वन इज यू शुड हैव अ कीपिंग क्वालिटी, कि आज जो चाय मैंने रखा है मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगा 8 months डाउन द लाइन, तो उसकी कीपिंग क्वालिटी वो है कि नहीं, उसका कलर वो है कि नहीं जो मेरे कस्टमर को पसंद आएगा, उसका टेस्ट और फ्लेवर वो है कि नहीं जो कस्टमर को पसंद आएगा, अभी उसका अपीयरेंस भी वो है कि नहीं, क्योंकि आज के लोगों का प्रेफरेंस है कि दाना कैसा दिख रहा है। अभी जब तक आप बनाओगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा, पर वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक ऐड हो गई जो हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो वो हर चीज हर एक में नई नई देखने को मिलती है। कभी चाय जली हुई आती है, कभी कच्ची आती है, तो वो सब ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस के साथ सीखे जी। जैसे कि तमाशा मूवी में दीपिका पादुकोण खुद टी टेस्टर थे, राइट? और आपने भी कोलकाता का मेंशन किया था कि जहाँ पर ये कोर्स किया जाता है, और गुजरात में तो वैसे भी चाय बहुत प्रचलित है, तो वो कोर्स के बारे में आप थोड़ी डिटेल दे पाए? बिल्कुल। कैलकाटा जैसे मैंने आपको बोला कि मैं गया था इसलिए कि मैं चाय की काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकूं। तो वहाँ एक सॉल्ट लेक में इंस्टीट्यूट था, डिप्रास टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसा। आज का मुझे नहीं मालूम, पर हाँ मैंने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, और वो साल का कोर्स था, और उसमें एवरी डिटेल वॉज कवर। यानी चाय क्या है, तो कैसे लगाते हैं, कितना खड्डा खोदते हैं। अच्छा। फिर वो चाय एक्चुअली पेड़ है, बट उसको हर साल क्या है वो प्रून करते हैं प्लकिंग हाइट से, ताकि वो चाय की पत्ती तोड़ सके। और जैसे ये अभी विंटर्स आता है तब वो नई पत्तियां नहीं आती, वो बांजी पीरियड बोलते हैं उसको। तो उस टाइम पे उसको टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो सब जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पहले ऑल थियोरेटिकल नॉलेज हमको दिया गया था इंस्टीट्यूट में कि भाई क्या है कैसा है, और तब ऐसा लगता था कि यार इतना थोड़ी ना होता है। फिर उनका पूरा जर्नी था, फिर वो आईआईटी खड़गपुर भी ले गए थे, वहाँ उन्होंने ये टी प्लांटेशन का पूरा समझाया था कि भाई क्या होता है कैसे होता है। फिर वो
कट टीयर कर्ल की प्रोसेस होती है, जैसे CTC बोलते हैं, तो Yeah. CTC स्टैंड्स फॉर कट टीयर कर्ल, यानी कटता है, टीयर करते हैं, कर्ल होता है, तब जाके चाय बनता है। तो वो इंस्टीट्यूट का मेरे को ये बहुत अच्छा लगा था कि हर एक चीज़, यानी मेरे अंकल को भी ये सब नॉलेज नहीं था मेरे से ये ज्वाइन करने से पहले, इतना डेप्थ में नॉलेज नहीं था। तो मैंने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मुझे हर एक चीज़ डिटेल में सीखने को मिली। वी ऑल्सो हैड 45 डे टी गार्डन स्टे एंड ट्रेनिंग, यानी 45 डेज आई स्टेड एट वन ऑफ द टी गार्डन्स, और वो सब प्रैक्टिकल नॉलेज देखा कि भाई कितने कितने डिस्टेंस पे खड्डा खुदता है जिससे वो चाय का बुश एक्सपांड होता है। और आपको पता नहीं होगा पर एक चाय का पेड़ 100 साल तक काम देता है। तो वो पूरा प्रोसेस कैसा है कि आज जो मैंने प्लांट किया है वो मेरे बाद का जनरेशन उससे उसका फल निकालेगा या पत्ती निकालेगा बेसिकली। तो वो सब प्रोसेस वो गार्डन पे रहने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद सीखे। वहाँ टी टेस्टिंग में, जैसे मैंने बोला कि कैलकाटा इज अ हब, तो मेजर ऑक्शन हाउसेज है, तो वहाँ मेरे को ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस मिला। जैसे मेरी ऑफिस में 30 कप्स है तो उनकी तो पूरी यानी 300 कप्स की लाइन होती है। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड हाँ, टी ट्रेनिंग का मेरा ये पार्ट, आई थिंक वन इंटरेस्टेड टू बी अ टी टेस्टर, दे शुड ट्राई दिस। ट्रू। ये टी ट्रेनिंग होती है वो मैंने आज पहली बार आपसे जाना है। तो उस समय पे आपके सराउंडिंग भी बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको आपके थ्रू पता चला होगा कि इस टाइप के भी कोर्स होते हैं। नहीं, कोर्सेज थे। हाँ। कभी इसको समझा नहीं गया, क्योंकि आज कोई भी कॉलेज में जाके पूछोगे तो किसी को ये नहीं पता होगा कि मुझे टी टेस्टर में आगे बढ़ना है। तो वो नॉलेज कभी आगे खुल के समझाया नहीं गया। जो मुझे लगता है कि भाई ये जो चाय का पूरा बिजनेस है, या उनको एजुकेट करने में ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। राइट। हम टी की बात कर रहे हैं, राइट? तो टी गार्डन इंडिया में कहाँ है, कहाँ सबसे बेस्ट है, और आउट ऑफ इंडिया भी कहाँ कहाँ रहते हैं? अभी टी गार्डन्स तो इंडिया में एक तो आसाम टेरिटरी में है, साउथ में कोचीन कुनूर में है, और सिलीगुड़ी साइड है। और कितने गार्डन्स है ये तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे गार्डन्स है। देयर आर ह्यूज हेक्टर्स एंड हेक्टर्स ऑफ लैंड जहाँ से चाय बनता है। और जैसे अपना अहमदाबाद शहर है उतना एक गार्डन है। इतने ह्यूज गार्डन्स होते हैं। और इंडिया के बाहर श्रीलंका बनाता है, केन्या बनाता है, दिस इज व्हाट आई नो। एंड इंडिया इज बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। तो ऐसा है कि भाई इंडिया का एक कहते हैं ना, बैकबोन भी कह सकते हैं चाय को। एंड इट कैटर्स और इट एम्प्लॉयज लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि आप समझो इतने बड़े बड़े गार्डन्स हैं, हर गार्डन का खुद का स्कूल होता है, क्योंकि जो प्लकर्स हैं उनके बच्चे हैं, उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। टी बोर्ड के खुद के गाइडलाइंस है। अच्छा। कि भाई आपको टी गार्डन मेंटेन करना है, देन यू कैन नॉट escape from the process where the child needs to be educated. There has to be a hospital. तो ऐसा पूरा बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी टी गार्डन ओन करना या उसको मैनेज करना एक अलग ही दुनिया है। और जैसे मैंने बताया इतने बड़े गार्डन है, तो उसको कैसा है कि पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। कुछ न्यू प्लांटेशन होता है जो आपको काम आएगा 15 साल बाद। जो एग्जिस्टिंग है उसमें भी 7 जोन्स होते हैं, मेजरली 7 जोन्स होते हैं। रीजन कि एक जहां से आपने चाय प्लग किया है वो वापस नई पत्ती देगा एक हफ्ते बाद। सो द शो मस्ट गो ऑन। तो हर रोज नई पत्ती चाहिए, तो उसको 7 जोन्स में डिवाइड किया होता है कि भाई आज ये जोन का प्लगिंग किया, फिर दूसरे का, तीसरे का, ऐसे। तो काफी टी गार्डन्स है और बहुत ही ब्यूटीफुल टी गार्डन्स होते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी चाय कहाँ की है, लाइक इंडिया या आउट ऑफ इंडिया, कहीं से भी? इंडिया में इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर तो दार्जिलिंग इज बेस्ट। दार्जिलिंग की चाय यानी क्वीन पीते हैं, तो फिर उससे ज़्यादा अच्छा तो क्या होगा जी। दे पे ह्यूज प्राइस फॉर दैट, क्योंकि वो पूरा फ्लेवर होता है। यानी आई हैव नेवर ट्राइड, पर मैंने सुना है कि भाई अगर बना है तो पूरे घर में उसकी महक होती है। इट इज अमेजिंग थिंग और दार्जिलिंग चाय का। हाँ। और दूसरा पार्ट जो आपने बोला वो है आसाम का। आसाम का खुद का एक स्ट्रेंथ है। जो हम लोग दूध वाली चाय पीते हैं उसमें
कड़कई होती है यानी स्ट्रेंथ होता है, तो वो आसाम की स्पेशलिटी है, अपर आसाम की स्पेशलिटी है कि वो कड़की जो दूध वाली कड़क चाय है वो ज़्यादातर वहाँ से आती है। अच्छा। और आप सिर्फ वो पानी वाली चाय पीते हैं या उसको लीकर बोलते हैं, तो वो ज़्यादातर आता है दार्जिलिंग से। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कब से चाय की बात कर रहे हो, मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि अगर इतनी सारी चाय पीते हो तो फिर एंजाइटी नहीं होती है अरे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें कैसा होता है कि यू टेस्ट अच्छा। एंड यू स्पिट इट, ओके यू डोंट हैव टू टेक इट ओके, गट इन नहीं योर करना। बॉडी। हाँ, वो सिर्फ ओके। आपके टेस्ट बर्ड्स को महसूस करके यू हैव टू फिगर आउट कि भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लेकिन जितना सुनने में इजी लग रहा है तो बहुत डिफिकल्ट है मुश्किल है, क्योंकि या आप समझो 300 कप चाय टेस्ट करने में 2-3 कप तो चले ही जाते हैं अंदर। या अभी कॉफी का जब जैसे डॉक्टर बोलेंगे कि भाई हाँ इससे ये प्रॉब्लम्स होती है, तो मुझे लगता है लोग वापस चाय में शिफ्ट होंगे। जी। एज ए टी लवर आपको पर्सनली कौन सी टी ज़्यादा पसंद है, लाइक घर वाली या फिर नुक्कड़ वाली? मुझे सच बोलूँ ना तो मैं घर पे जब कुछ नहीं होता करने को और ऐसा लगता है कि एक बढ़िया चाय पियो, तो मैं खुद बनाता हूँ। उसमें थोड़ी सी केसर डालता हूँ अच्छा। और वो मेरा बेस्ट कप ऑफ टी है। ओके, नाइस। क्योंकि केसर वाली चाय पीने में बहुत मज़ा आता है, कभी ट्राई कीजिए। श्योर, डेफिनेटली। हार्दिक जी, ये तो आपकी जर्नी की बात हुई, लेकिन ब्रांड की जर्नी की बात करें तो उसकी शुरुआत कैसे, कहाँ और किसने की थी? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत लेंदी है। जितना मैंने सुना है मेरे बड़ों से, मेरे दादाजी, वी बिलोंग टू अ विलेज कॉल्ड वासद, जो अच्छा। आनंद और बरोड़ा के बीच में आता है। तो हम लोग वहाँ रहते थे और दादाजी ने सोचा कि भाई अभी थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो अहमदाबाद आए थे। अच्छा। सो जब उनकी जर्नी जब से मुझे मालूम है, वो यहाँ अहमदाबाद मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है उसमें मैनेजर थे। अच्छा। एंड उन्होंने काफ़ी बैंक को डेवलप किया था। और तब मुझे पता है जहाँ कलकत्ता में जिस अंकल के यहाँ रहा था, उनके दादाजी, सो वी वर रिलेटिव्स, तो उन्होंने बोला कि भाई सोमा भाई आप एक काम करो, आप यहाँ कलकत्ता आ जाओ, यू वर्क विथ मी, आई हैव सीन यू वर्किंग एंड मुझे आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है। ही ओन्स अ टी गार्डन, वो कलकत्ता वाले फैमिली, उनके टी गार्डन्स थे। तो दादाजी ने बोला ठीक है, तो वो गए यहाँ से। अब थोड़े वक्त, कितना वक्त वो तो मुझे नहीं मालूम है, बट उन्होंने वहाँ काम किया ये टी टेस्टिंग का और यही सब। और फिर एक दिन उनको स्ट्राइक किया कि यार मैं जॉब करने वालों में से नहीं हूँ, मुझे जॉब करना, आंसर देना, लोगों से पूछना नहीं आता है। तो उन्होंने वही दादाजी को बोला, उनका नाम मनी दादा था। तो उन्होंने बोला कि मनी भाई मेरे को वापस घर जाना है, मेरे को ऐसे फैमिली से दूर रह के और ऐसे जॉब करना नहीं पसंद है, मैं वापस घर जाना चाहता हूँ, पर मुझे वहाँ बिजनेस करना है। तो मुझे आप ये 30 किलो चाय का थैला एक दो, मैं वहाँ जाके बेचने का कोशिश करूँगा और अगर बिकता है तो मैं वापस आपसे मंगाऊँगा और इसका पैसा आपको दे दूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो बेसिकली वो एक 30 किलो का थैला लेके इधर आए थे। और तब तो पैकिंग वैकिंग कुछ था नहीं, तो न्यूज़पेपर में उन्होंने पहले 200 200 250 ग्राम के रैंडमली पैकेट्स बनाए। और हम लोग नज़दीक में ही रहते, तो वहाँ सोसाइटी में सबको दिया कि भाई ये चाहिए, आपको अच्छा लगे तो आप पैसा देना, वरना नहीं पसंद आए तो मत देना। दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड। तो लोगों को पसंद आ गया। तो फिर अब इनको पता चला कि नहीं ये तो और इट्स बिकमिंग इंटरेस्टिंग। तो फिर इन्होंने वापस मनी दादा को बोला कि मैं आपका ये दूसरा मेरे को 5 बैग भेजिए, ऐसे करके उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। अभी वक्त ऐसा आया कि काम बढ़ता गया, अच्छा लगने लगा सब लोगों को। तो दादाजी बोले अब ऐसे रोज़ तो मैं हाथ से कितने बनाऊंगा। तो हम लोगों के घर में एक गराज जगह था, आई रिमेम्बर, क्योंकि वो बंगलो अभी तक था। तो वहाँ उन्होंने ये पूरा पैकिंग का सेटअप किया, जहाँ 2 लोगों को बुलाया पैकिंग करने में हेल्प करे। और फिर रियल जर्नी उन्होंने शुरू की। सबसे पहली शॉप खोली गांधी रोड, जो ओल्ड सिटी है मानेक चौक के आसपास, वहाँ। और वहाँ से शुरुआत हुई, उन्होंने आउटलेट खोला और लोगों को वर्ड ऑफ माउथ हुआ, लोगों को चाय पसंद आने लगी, सी सोमा भाई हो गया।
फिर उन्होंने आउटलेट्स पे आउटलेट्स खोलना शुरू हुआ हम्म और उन्होंने कंसेप्ट फिर नया निकाला कि भाई मैं तो चाय दे रहा हूँ हम्म पर अगर कोई है जिसको थोड़ी कड़क ज़्यादा चाहिए, कोई है किसी को फ्लेवर ज़्यादा चाहिए, कोई है जिसको एकदम ही स्ट्रॉन्ग कप चाहिए, तो बोले इसको कैसे कैटर किया जाए। तो उन्होंने वहाँ शॉप्स में एक प्रोसेस इम्प्लीमेंट की दैट यू कैन कम एंड देर आर टीज डिस्प्लेड, यू कैन डिसाइड कि मेरे को ये इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, वो आपके सामने ब्लेंड होगा और आपको पैक करके मिलेगा। तो वैसे लोगों को पसंद आने लगा। अब जैसे मैं कुछ लेके गया, मेरे को नहीं पसंद आया, तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस था कि मैं कुछ और ट्राई करूं। तो वैसे वैसे वर्ड ऑफ माउथ से और ये एक एक्सपीरियंस से काफ़ी लोगों का ऐसा रिस्पांस मिला कि नहीं ये सी सोमा भाई ऐसे आउटलेट्स खुलते गए। अभी अहमदाबाद में ये चल रहा था, पता चला कोई फैमिली में किसी को काम की ज़रूरत है और वो रहता है राजकोट में। अच्छा। तो फिर दादाजी ने बोला कि एक आउटलेट वहाँ खोलो और उसकी जो इनकम है उससे उसका घर चले। ऐसे करके सबका फैमिली वालों का अच्छा सोचा, उसमें बिजनेस एक्सपांड होते गया और नाम भी बढ़ता गया। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। और फिर उनका अर्ली एज में ऐसे हेल्थ और सब इश्यूज आ गए थे, तब मेरे अंकल ने पूरा चार्ज लिया था। और बाय दैट टाइम कैसा हुआ कि ट्रेंड चेंज हो गया, लोगों को दुकान पे आके ब्लेंड पिक करना एक चैलेंज लग रहा था कि भाई कौन इतना ट्रैवल करके जाए, जो अभी तो एकदम मेजर चैलेंज हो गया। हाँ, true that. तो फिर तब बड़े पापा ने ये सोचा कि भाई अभी इसको पैकिंग करके लोगों के तक पहुंचाया जाए, तब वो रिटेल चैनल शुरू हुआ। एंड दैट इज हाउ द एंटायर थिंग स्टार्टेड। फिर बड़े पापा के बाद उन्होंने हम लोगों को सिखाया। तो पूरा 77 इयर्स ऐसा एक पूरा जनरेशन और फैमिलीज को सेटल होने में, तो ऐसी पूरी जर्नी थी। और फिर आगे चलते चलते आगे का मेरा पार्ट तो आप जानते हैं कि मैं ऑलमोस्ट बोल चुका हूँ उसके। सो सी सोमा भाई एंड कंपनी, ये नाम ऑफिशियली कब डिसाइड हुआ कि यही नाम रखना है? देखिए, दादाजी ने वहाँ जो कलकत्ता से वापस आए थे, वो तो खैर 1948 के पहले की बात है। पर वो कुछ 2-3 साल में उन्होंने जो भी चाय और सब आसपास अड़ोस पड़ोस में जिनको दी और जिनको वो चाय अच्छी लगी, तो वो खुद ऐसे कहने लगे कि सोमा भाई के यहाँ से चाय लेके आओ, सोमा भाई के यहाँ। और फिर 1948 में जब एक्चुअली सी सोमा भाई चाय करके पैकेट बनाना शुरू किया, तब जाके ये कंपनी फॉर्म किया था 1948 में। और तब से फिर ऑफिशियली एज अ सी सोमा भाई की चाय करके बेचना शुरू किया था। ओके, और सी क्या रिप्रेजेंट करता है? सी उनके जो पार्टनर थे, उनका नाम था चंदू भाई। अच्छा। सो दैट इज हाउ सी स्टैंड्स फॉर चंदू भाई एंड सी सोमा भाई एंड कंपनी। ऐसा। ओके।